यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। गाइज आज मैं पुनः फिर आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। और गाइज ये जो प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूं ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है ये पाश्चात्य एवं संघर्षवादी विचारकों से पर आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और गाइज आप लोगों को पता है आपका पुनः फिर बिहार पीजीटी आने वाला है और हरियाणा पीजीटी आ गया है। आप लोग फार्म जो है फिलअप कर दीजिए। हरियाणा पीजीटी का फार्म जो आप लोग जो तैयारी में लगे हैं, कम्पटीटर हैं जी जान से, आपको एक सीट चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आप जिस भी स्टेट के हों, चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, झारखंड से हों, हरियाणा से हों, दिल्ली से हों, किसी भी स्टेट के हों, यदि आप सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो इस बेरोज़गारी के समय में आप हर जगह के फार्म संभवतः फिलअप करते ही होंगे, चाहे वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चाहे यूपी, बिहार हो, क्योंकि इस समय इस बेरोज़गारी में एक रोज़गार पाना ही बड़ी बात है। और एक रोज़गार पाने के लिए, और क्योंकि ये जो आपका यूपीएससी है, पीपीएससी है, या ये आप पीजीटी के कम्पटीटर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, ये सब एक सम्मानित जॉब है और इस सम्मानित सर्विस के लिए सभी लोग लगे रहते हैं। तो आप लोग भी लगे हैं उसी क्रम में। फिलहाल लगने से नहीं होता, जो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, उसी को सिलेक्शन होना है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, इस भीड़ में तो बहुत लोग शामिल होते हैं, तो उस भीड़ का हिस्सा ना बन के हम लोग जो है इसे किसी भी एग्ज़ाम का आप देखते हैं, यदि 5 लाख फार्म पड़ता है तो उस 5 लाख में 1 लाख जो होते हैं कंपटीशन होता है, 1 लाख के बीच ही कंपटीशन होती है। तो आप उस 1 लाख के अंदर आइए और अपनी तैयारी अच्छी करिए और बढ़ाइए। और आज मैं जो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला लेकर आया हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय से, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमने जो आपके सोशियोलॉजिस्ट अर्थात समाजशास्त्री या समाज वैज्ञानिक या विद्वानों को लेकर आए हैं, उसमें से आपके ऑगस्ट काम्ट महोदय, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर है, दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, लुई कोजर, कोलिंस, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट किंगमर्टन है, अकबर है, टानीज है, पार्सन्स है, मोलिनोस्की है, प्लेटो, साइमन है, सदरलैंड इत्यादि जो है सबका नाम तो लिया नहीं जा सकता, जितने आपके फॉरनर पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं उन सभी पे ये प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला आधारित है, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गर्मी तो है, उमस भी है, यहाँ तो इस समय बारिश हो रही, पता नहीं आपके यहाँ हो रही कि नहीं। तो उसी क्रम में आइए, आज हम आप सभी के लिए जो क्लास लेके आए हैं, आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास को मिस ना करिए। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास को बराबर देखा करिए, क्योंकि क्लास यदि आप देखेंगे इसका आपका बेनिफिट एग्ज़ाम के समय बहुत मिलेगा। और आप लोगों का प्यार और सहयोग इस तरह बनाए रहिए और हम आपके बीच क्लास लेके आते रहेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कापी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोट करते जाइए। आइए देखते हैं आज आपका प्रश्न नंबर 1 क्या है। ये प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है। ये कॉमन प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि आप लोग एक कम्पटीटर हैं, तो इस सिंपल से प्रश्न का आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। ज़रूर क्या, आप सभी को पता होगा, क्योंकि कह रहा है प्रश्न समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑगस्ट काम्ट, एमिल दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑगस्ट काम्टे महोदय हैं, ये समाजशास्त्र के संस्थापक पिता या समाजशास्त्र का पिता ऑगस्ट काम्ट को ही
कहा जाता है, क्योंकि अगस्त काम्ट एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने पहले समाजशास्त्र का नाम जो है सोशल फिजिक्स अर्थात सामाजिक विज्ञान रखा था, लेकिन बाद में किसी कारण से इन्होंने इसका नाम चेंज करके समाजशास्त्र रख दिया। और पिछले क्लासों में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है आपको। और ये आपके फ्रांसीसी विचारक जो है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उस पॉजिटिव फिलॉसफी में जो 1830-42 के बीच लिखी गई थी पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें इन्होंने अपने विचार को विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपकी अगस्त काम्टे महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 2। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है। ये भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये आत्महत्या का सिद्धांत जो आपका है, आप यूजी पीजी में पढ़े हैं ही हैं, सोशियोलॉजी पढ़े होंगे, संभवतः यूजी में नहीं तो पीजी जरूर किए होंगे, क्योंकि बिना पीजी के आप पीजीटी ही या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम तो दे नहीं सकते। तो इसका आप सभी को इसका भी आंसर पता होगा कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया। आपका ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, कोजर, लुईडूमा, मैक्स वीवर। तो इसका आंसर सही क्या होगा आप लोग भी बताइए। तो इमाइल दुर्खिम महोदय हैं जो आपका आत्महत्या का सिद्धांत दिए हैं। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है, आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम ने दिया है, क्योंकि ये इन्होंने जो इनकी एक पुस्तक है सुसाइड, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका यूपीपीजीटी 21 में और जीआईसी 15 और फिर 11 में, पीजीटी में 21-11 में पूछा जा चुका है प्रश्न आप, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इनकी जो पुस्तक है आपके इमाइल दुर्खिम महोदय के सुसाइड, इन्होंने इसे 1897 में आत्महत्या के लेकर उल्लेख किया है और इन्होंने आत्महत्या को जो है 4 प्रकार में बताया है। तो इन 4 प्रकार पूछा जाता है कि इमाइल दुर्खिम में आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसको, इसलिए ये आप सब नोट कर लीजिए। इन्होंने बताया पहला अहमवादी, दूसरा मानकहीनता जिसे एनामिक कहा जाता है, और परार्थवादी तथा भागवादी। ये आपके आत्महत्या के प्रकार हैं इमाइल दुर्खिम का। और इनका मानना है आपके इमाइल दुर्खिम महोदय का, अहमवादी और जो मानकहीनता है यानी कि एनामिक इसको कहते हैं, मानकहीनता को आप नोट कर लीजिएगा। आत्महत्या समानता आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है और आजकल की समाजों में जो आत्महत्या थी, आधुनिक समाजों के में कि सैन्य बल में जहाँ और यांत्रिक एकजुटता काफ़ी जो है सशक्त होती थी, वहाँ समूह के लिए परार्थवादी आत्महत्याएं अधिक समान होती थी पहले, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। परार्थवादी या सैन्य बल में आप लोग जानते ही होंगे ऐसा क्यों होता था। युद्ध के समय, जब पराजय के समय ऐसा होता था, अपने सम्मान और मान मर्यादा के लिए वो लोग एक साथ आत्महत्या कर लेते थे। उसी पे इमाइल दुर्खिम महोदय ने विस्तार पूर्वक लिख रखा है अपने सुसाइड नामक पुस्तक में। और जबकि भागवादी आत्महत्याओं का प्रवृत्ति अधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण होता है। अब प्रेशर में सामाजिक नियंत्रण क्या है आप लोग जानते ही होंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सामाजिक प्रेशर या सामाजिक नियंत्रण, आप पढ़ाई कर रहे हैं मन से और एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और समाज के डर से, समाज के ताने बाने से, समाज जब कहता है कि अरे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, कुछ तो हो नहीं रहा है इनका जो है, फिर एक समय आता ना रिश्तेदार घर परिवार का आता, तो उसमें एक कंडीशनें बनती है जो है इंसान फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और इस सुसाइड या आत्महत्या का कारण बनता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है ये प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे या कौन हैं। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? आप सब इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 3 का। तो इसका भी आपके ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, इमाइल दुर्खिम महोदय। इसके भी हैं आपके इमाइल दुर्खिम महोदय, ये प्रकारात्मक के लिए। क्योंकि आप देखिएगा ये जो समाजशास्त्र में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य है को लेके इन्होंने दिया है अपने विचार, ये इमाइल दुर्खिम महोदय। ये परिप्रेक्ष्य पर आधारशिला दुर्खिम जो है समाज के बारे में इस ओर विचार में प्रारंभ होती है इनकी विचार कि वह क्या चीज़ है जो सामाजिक व्यवस्था को बांध के रखती है और किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था, संगठन और कार्य संचालन संपूर्ण रूप से इस व्यवस्था के साथ काम करता है। इसके भिन्न भिन्न प्रकार क्यों होते हैं, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है ये इमाइल दुर्खिम के विचार। क्योंकि इस संदर्भ में उन्होंने अर्थात इमाइल दुर्खिम ने पूर्ववर्ती तथा अपने प्रचलित उपयोगितावादी तर्क का खंडन किया और समाज के व्यक्तियों द्वारा अपने विवेक के सम्मत स्वहितों की पूर्ति के लिए इसमें क्या कारण है जो इसे बाधे रखती है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में विस्तार पूर्वक से वर्णन किया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 4, ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? ये प्रश्न कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा आप सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, यानी कि इसमें एक नहीं सही है, बाकी 3 सही है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आपका देखिए कह रहा है ऑप्शन ए जेमिनसॉफ्ट और गेसिलसॉफ्ट, ये कह रहा है फडनीज टानीज का है। और सांस्कृतिक विलंबना आगमन का, आत्महत्या मैक्स वेबर का बता रहा, अभिजात वर्ग सिद्धांत विल्फ्रेड प्लेटो का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कॉमन सेंस है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सी है। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आत्महत्या के सिद्धांत आपके इमाइल दुर्खिम ने दिया है। ये आपके इमाइल दुर्खिम महोदय यहाँ हो जाएगा, मैक्स वेबर के स्थान पे इमाइल दुर्खिम महोदय रहेंगे। और बाकी आपका जेमिन और गेसिलसॉफ्ट ये टानीज का है, ये है ए वाला। अब बी वाला सांस्कृतिक विलंबना आगमन का है ही सही। आप अभिजात वर्ग सिद्धांत विल्फ्रेड प्लेटो का ये भी सही है। आपका यही आत्महत्या का सिद्धांत जो है ये किसका है? ये इमाइल दुर्खिम का, आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपका। समाज का उद्विकासीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न उत्तर नंबर 5 कह रहा है आपका कि समाज का उद्विकासीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये आप ध्यान दीजिए, कह रहा है समाज का उद्विकास। तो आपके हैं ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी सही है, आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। समाज का उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। क्योंकि उन्होंने बताया समाज का उस जो उद्विकास जीवों की तरह हुआ है। सामाजिक उद्विकास के इन्होंने 4 स्तर का उल्लेख किया, 4 स्तरों को बताया है आपके, आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके स्पेंसर महोदय ने। नंबर 1 जंगली, नंबर 2 पशुचारण, नंबर 3 कृषि, नंबर 4 औद्योगिक अवस्था। ये समाज के 4 जो है सिद्धांत को, उद्विकासीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है इन्होंने। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है यूपीपीजीटी के 2021 में, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका मिलान के रूप में ये प्रश्न आया है आपका। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर ये 6 है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? क्या कह रहा है?
वर्ग सिद्धांत का, ये आपका वर्ग सिद्धांत जो है वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है कह रहा। तो आपका ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो वर्ग संघर्षवादी समाजशास्त्री कौन है या फिलासफर कौन है, दार्शनिक, आप सबका इसका आंसर पहले से पता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये ऑप्शन भी कार्ल मार्क्स महोदय हो जाएंगे आपके, जो है संघर्षवादी। यही जो है हमेशा संघर्ष की और क्रांति की बात करते हैं आपके कार्ल मार्क्स महोदय ही। संघर्ष और क्रांति, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्स अपने जो है लेखनकार में वर्ग संघर्ष रहा इनका कथन है। इतिहास सभी वर्ग जो है वर्णन जो किया इतिहास में, कहा वर्ग संघर्ष का इतिहास भरपूर है। उनका विचार थे मानव समाज विकास के विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और सभी अवस्थाओं में उनके नष्ट होने के बीज नहीं थे। मार्क्स ने इन अवस्थाओं को आदिम साम्यवाद, प्राचीन और समकालीन और पूंजीवादी अवस्था को लेके अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के प्रमुख पुस्तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो है बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। और ये आज आपके जो प्रश्न उत्तर हैं ने बता ही दिया आप सभी को, पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर आधारित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें भारतीय आपके समाजशास्त्री नहीं है। आज के प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। किससे? सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो कौन है 7 का आंसर आप बताइए। तो आपके ये सामूहिक प्रतिनिधान के इमाइल दुर्खीम महोदय, इसके भी आंसर है ऑप्शन ए बी हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी। क्योंकि जो ये सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित आपके इमाइल दुर्खीम महोदय हैं। दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक तत्व ही कहते हैं और सामूहिक प्रतिनिधानों को जो है लेके इसी के विषय वस्तु को परिभाषित इन्होंने किया और बताया है समाज में क्या विचार क्या निहित है। इन्होंने कहा सामूहिक प्रतिनिधान मूल्यों एवं विश्वासों का प्रदर्शन करता है। कौन कहा? इमाइल दुर्खीम ने। जैसे पुराण कथाएं हैं, लोकप्रिय दंत कथाएं, धार्मिक सिद्धांत हैं, नैतिक विश्वास, कहावतें हैं, कथा कहानियाँ हैं, जो है इनका कहना पारंपरिक सामूहिक प्रतिनिधानों का ये उदाहरण है आपका इमाइल दुर्खीम का। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया। ध्यान दीजिए, कह रहा संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है। तो आपका ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, बी अगस्ट कॉम्टे, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी कार्ल मार्क्स महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या है 8 नंबर का हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। ये इसके आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। क्योंकि संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्द का प्रचलन आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं और इन्होंने सैनिक एवं औद्योगिक समाज यानी कि आपके मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्दों का प्रचलन जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। और सैनिक समाज में सेनाध्यक्ष राज का शासक होता है, ये कह रहे हैं, इसलिए अनुशासन की व्यवस्था लागू कड़ाई से होती है, इसका पालन किया जाता है। दूसरे और औद्योगिक समाज में व्यवस्था तथा न्याय के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत का पूर्णतः मान्यता प्रदान की जाती है। ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर की विचार है, इनकी अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट की शिक्षाओं से जोड़ा है। किस समाजशास्त्री ने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट की शिक्षाओं से जोड़ा है। तो कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है, मैक्स वेबर है, इमाइल दुर्खीम है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसके आपके प्रोटेस्ट से मैक्स वेबर महोदय ही हैं। आपके ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मैक्स वेबर जो है पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, समय ही धन है और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये शिक्षाएं पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं। इसी अपने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर वेबर ने इस बात को लेके दर्शाया है और पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इन्होंने कहा इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि देशों में हुआ है। कहाँ पर बताया है पूंजीवाद के विकास को लेके? इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड के देशों में यहाँ, और लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं वहाँ। और आपका जो इटली, स्पेन आदि देश हैं यहाँ के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी हैं। ये मैक्स वेबर ने बताया। पूंजीवाद को अधिक विकसित नहीं कर पाने का कारण भी इन्होंने इसमें विस्तार पूर्वक बताया आपके मैक्स वेबर महोदय ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्नोत्तर क्या है। ये प्रश्नोत्तर नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है कह रहा है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत और सामान्य समाज शास्त्र। ये आपका ऑप्शन ए बी सी डी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 10 का? आप सब बताइए। कह रहा है कि कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक शरीर शास्त्र, ऑप्शन सी सामाजिक विरासत, ऑप्शन डी सामान्य समाज शास्त्र। तो इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका आंसर वैसे आपका ऑप्शन सी है सामाजिक विरासत। इस प्रश्न का 10 नंबर का आंसर सामाजिक विरासत है, क्योंकि दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक विरासत सम्मिलित नहीं किया है। उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में को जो है निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर रखा है। तो ये भाग जो उन्होंने बताया इसको आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने नंबर 1 बताया सामाजिक स्वरूप शास्त्र, जो इसके ऑप्शन में आप देख रहे हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र है ही उपलब्धि। और दूसरा बता रहा आपका दूसरा ऑप्शन सामाजिक शरीर शास्त्र, ये भी इस ऑप्शन में है। और जो है आपका पहला भी है, दूसरा भी, और तीसरा बता रखा है इन्होंने सामाजिक शरीर ये समान समाज शास्त्र जो है बता रखा है, समान समाज शास्त्र। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इसी सामाजिक विरासत तो है ये इसका आंसर, क्योंकि ये सामाजिक विरासत नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है। ये आपको कह रहा है ना इस प्रश्न में। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सामाजिक विरासत ये नहीं सम्मिलित है। बाकी आपका जो ये है ए और बी आपका डी ये सम्मिलित है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये 11 नंबर प्रश्न आपका है। ये कह रहा है यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने दिया है। क्या कह रहा है यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन सी अल्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 11 नंबर आप समझ ही गए होंगे। ये आपका इसका ऑप्शन यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता का जो सरल समाज में औद्योगिक समाज में अंतर किया है तो इमाइल दुर्खीम महोदय आपके हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम महोदय है इसकी। क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका आप ध्यान दीजिएगा यांत्रिक और स्वाभाविक एकता के बारे में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। आपका यूपी पीजीटी 11 में पूछा जा चुका है, आपका उत्तराखंड लेक्चर 18 में है, राजस्थान में 18 में है असिस्टेंट प्रोफेसर में, और यूपीजीआईसी में 15 में, यूजीसी नेट जेआरएफ में 15 और यूजीसी नेट जेआरएफ 2005 में
पूछा जा चुका है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा कि आंतरिक एवं सावी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है, तो आपके इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने आदिम समाजों में पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को यांत्रिक एकता और आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक व्यवस्था को सावी एकता का नाम दिया है। आप ध्यान दीजिएगा इस तो यांत्रिक और सावी एकता। और यांत्रिक एकता वाले समाजों में कानून का चरित्र जो है दमनात्मक होता है, जबकि सावी एकता वाले समाजों में कानून का जो आपका है रूप होता है वो छतपुट द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं सुमेलित है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं सुमेलित है। ये ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें 3 सही होगा, 1 नहीं सही है प्रश्न नंबर 12 का। तो इसकी आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। क्या ये ऑप्शन ए है, सर्वहारा कार्ल मार्क्स बता रहा है। ऑप्शन बी, पूंजीवाद की विचारधारा मैक्स वेबर कह रहा है। ऑप्शन श्रम का विभाजन टालकट पार्सन्स, जजमानी व्यवस्था WH वाइजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। ऑप्शन इसका आंसर 12 का ऑप्शन सी है आपका, ये श्रम का विभाजन। ये ऑप्शन सी श्रम का विभाजन है आपका इसका आंसर, क्योंकि कह रहा कौन सी एक अवधारणा सही नहीं सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन है श्रम का विभाजन, क्योंकि श्रम का विभाजन जो है ये इमाइल दुर्खिम महोदय का है। किसका है ये श्रम का विभाजन, ये आपका ऑप्शन सी, ये पार्सन का ना होके ये दुर्खिम महोदय का है। इसको आप सब नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है, दुर्खिम महोदय। और बाकी आपका ये सर्वहारा जो है ऑप्शन ए सर्वहारा, ये कार्ल मार्क्स का सही है। और ये पूंजीवादी विचारधारा मैक्स वेबर का, ये भी सही है। अभी पिछले प्रश्न में पूंजीवाद को लेके आया ही था प्रोटेस्टेंट धर्म को लेके जो है पूंजीवाद का बढ़ावा कौन दिया है, तो ये मैक्स वेबर महोदय ही हैं। और आपका ये जो ऑप्शन डी है ये जजमानी व्यवस्था, ये WH वाइजर का, ये भी सही ही है आपका। इस हिसाब का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी ये हो जाएगा, श्रम का टालकट पार्सन से ही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 13, ये प्रश्न नंबर 13 का तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए बाहरीपन, ऑप्शन बी मिथ्यापन, ऑप्शन सी दिया अंदरूनीपन, ऑप्शन डी आत्मप्रभुता। प्रश्न क्या कह रहा है आप ध्यान से एक बार देखिए। निम्नलिखित में से किसने आधार पर, कह रहा निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने का विज्ञान होने का दावा करना संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। तो बाहरीपन हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए इसका बाहरीपन हो जाएगा। ये ऑप्शन ये सही आंसर है, क्योंकि बाहरीपन जो होता इसको कहा जाता, आप इंग्लिश वर्ड भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि आप जब प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो प्रश्न अगर आप जो हिंदी ना समझ में आए उसको इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए, इससे आपको क्लियर हो जाता है, संशय दूर हो जाता है। बाहरीपन को कहते हैं जो आपका एक्सटर्नलिटी, और आपका जो है जो ऑप्शन में दिया है मिथ्यापन, मिथ्यापन को आप जो फाल्सिफियाबिलिटी कहते हैं, आपको पहले से ही पता है। अंदरूनीपन को इंटरनलिटी कहते हैं, आत्मर्थता को सब्जेक्टिविटी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा इसका इंग्लिश वर्जन भी, क्योंकि ये प्रश्न आपका वैसे जो है UGC ने JRF के जून 20 और 21 वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है आपका प्रश्न नंबर 13 ये। तो इसका आंसर आपका बाहरीपन जो है एक्सटर्नलिटी के आधार पर दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने का विज्ञान
होने का दावा करता है, ये आपके इमाइल दुर्खीम महोदय के अनुसार। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 आपका देखते हैं। ये 14 नंबर प्रश्न, ये थोड़ा उसे ऊपर कर दें क्योंकि नीचे नहीं तो आएगा नहीं। आ गया, समझ में आ जाएगा प्रश्न, इतने से आप पकड़ लेंगे। कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न दे दीजिए, कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है श्रम का जो है श्रम कामगार से अलग होता है। ऑप्शन बी है श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादक जीवन आरामदायक जीवन जीना है। ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है राजनीतिक आर्थिक श्रमिक की आदत में अंतर्निहित अलगाव को श्रमिक और उत्पादन के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मानते हुए अप्रकट करती है। ऑप्शन डी कह रहा है आपका ये कि श्रमिक का उसके उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध कामगार उसके उत्पादन वस्तु से संबंध है। ये आपका ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो इसका आंसर आपका मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी है। ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादक जीवन आरामदायक जीवन जीना है। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आप प्रश्न देखिए कह रहा कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका यही बी सही नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन ये जो ऑप्शन ए है आपका ये भी सही है आपका। और ऑप्शन जो ये सी है राजनीतिक आर्थिक श्रमिक की आदत में अंतर्निहित अलगाव को श्रमिक और उत्पादन के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मानते हुए प्रकट करती है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। डी भी आपका जो है सही है। श्रमिक का उसके उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध कामगार उसके उत्पादन से संबंध है, ये आपका सही है। तो क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक के लिए क्रियाकलाप और उत्पादक जीवन आरामदायक जीवन जीना है, यह कथन सही नहीं हो सकता। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 15, प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है 15 नंबर प्रश्न आपका 15 नंबर कि अगस्ट काम्ट ने निम्नलिखित 3 चरणों प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है अगस्ट काम्ट ने निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तुत किए हैं। थोड़ा छोटा अब दिखेगा आपका पूरा, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा कम दिख रहा है। कह रहा है प्रश्न 15 नंबर कि अगस्ट काम्ट ने निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उनका सही क्रम क्या है। तो आपका इन्होंने 3 चरण जो बता रखा है, धर्मशास्त्रीय चरण, निश्चयात्मक चरण और तत्वमीमांसा चरण। तो सही विकल्प आपको ये सही विकल्प चुनना है यहाँ पे। तो सही विकल्प क्या चुनना है आपका, ये देखिए ऑप्शन ए दे रहा इसमें से क्रम आपका ये किस क्रम में कौन सा सही है। तो इसका जो सही क्रम है आपका बता दे रहा हूँ, ए सी बी होगा। तो इसका आंसर आपका ए सी बी क्या है, ये है आपका सही क्रम ए सी बी होगा। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका ए सी बी वाला ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। इसका सही क्रम यही है, यानी कि पहले धर्मशास्त्रीय चरण इन्होंने बताया है, उसके बाद इन्होंने बताया है तत्वमीमांसा, फिर निश्चयात्मक चरण, लास्ट में ये अगस्ट काम्ट महोदय का जो सही चरण इन्होंने बताया। क्योंकि इन्होंने ये आप नोट कर लीजिएगा, ये धर्मशास्त्रीय चरण यानी कि धार्मिक स्तर पे इन्होंने बताया, तत्वमीमांसीय चरण जो है तात्विक स्तर पर, और निश्चयात्मक चरण प्रत्यक्षवादी स्तर पे इन्होंने बता रखा आपके अगस्ट काम्ट महोदय ने। क्योंकि ये समाज का विकास कैसे हुआ इस संदर्भ में काम्टे ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहते हैं। कौन सा, इस जो कर्म है आपका, इसे चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत अगस्ट काम्टे महोदय ने कहा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 16 नंबर क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। आपका ये 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है।
आप ध्यान दीजिए, कह रहा कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है कार्ल मार्क्स, रोज़नहोफर और डेननडॉर्फ। आपका ऑप्शन बी कह रहा कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, टॉलकाट पर्सन। सी कह रहा कार्ल मार्क्स, डेननडॉर्फ, पैट्रिक सोरोकिन। और इसमें डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके मार्क्स हैं और रोज़नहोफर हैं और डेननडॉर्फ हैं। ये ऑप्शन ए सही आंसर इसका आपका यही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर ये 17 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा आपका कि निम्नलिखित में से किन वैचारिकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न ध्यान दिया कीजिए आप लोग। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर देने में आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर प्रश्न ही ना समझ में आए तो आंसर फिर पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कभार जल्दबाजी में आप देखे होंगे एग्ज़ाम में प्रेशर में आके प्रश्न पढ़ते हैं और पता चला कह रहा नहीं है, आप है मार के चले आते हैं, तो बाद में बहुत पश्चाताप होता है। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होता है एक ही दो प्रश्न पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है अगस्ट काम्ट, विल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी कह रहा है अगस्ट काम्ट, पैट्रिक सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी कह रहा है विल्फ्रेड पेरेटो, पैट्रिक सोरोकिन, टाइन बी हैं। ऑप्शन डी कह रहा है काम्टे महोदय हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। क्या वैचारिक समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा ऑप्शन इसमें से है। तो इसका आपका जो ये ऑप्शन है काम्ट, स्पेंसर, मार्क्स किस में है। ऑप्शन डी में। ये आपका अगस्ट काम्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कार्ल मार्क्स। इसका ये क्रम सही है। इसका आंसर आपका यही हो जाए, क्योंकि अगस्ट काम्टे, स्पेंसर और मार्क्स जो है इनका जो विचार समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त जो है हाबहाउस तथा वेबलन का जो योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण रहा, ये भी नोट कर लीजिए। ये भी जो है आपके जो है विद्वान हैं हाबहाउस तथा वेबलन, ये भी इसमें शामिल हैं। रेखीय सिद्धांत में इन्होंने भी मान्यता दिया है इसको। सामाजिक परिवर्तन पूर्व निर्धारित रूप से होता है, ये इनकी प्रवृत्ति और दिशा आगे बढ़ाने की ओर होती है। ये आपके अगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स और वेबलन हाबहाउस भी इसमें शामिल है। आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है। आपका ये कह रहा है दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती है। वराह्यता, तो इसमें डॉट है क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है ऑप्शन। आपका ऑप्शन दे रहा जो है आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता, नैतिकता। तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाध्यता। यह ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि आपके जो इमाइल दुर्खीम महोदय हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सामाजिक तत्वों को दो विशेषताएं बताया है। एक बाध्यता बताया है, दूसरा बाध्यता बताया है। तो इसमें बाध्यता ऑप्शन में है नहीं, तो बाध्यता, क्योंकि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तत्वों में दो विशेषताएं होती हैं। बाध्यता ये आपका देखिए, ये बाध्यता आपका दे रखा, बाध्यता और क्या हो गया आपका ये बाध्यता, आपका बाध्यता है। तो ये आपका आंसर पकड़ में आ ही गया, क्योंकि उन्होंने इन तत्वों का अस्तित्व मानव व्यक्ति से परे होता है, इनका मानना है। इन्होंने कहा जो आपका भूल से जैविकीय मान लिया जाता है और इन तत्वों की ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। आपके ये इमाइल दुर्खीम कहते हैं, और कहते हैं व्यक्ति की ज़िंदगी छोटी होती है और व्यक्ति की मृत्यु का इनके जीवन पर कोई असर नहीं होता है।
बाध्यता के कारण व्यक्ति पर इनका भयमूलक प्रभाव पड़ता है। इनके दबाव के कारण जो है व्यक्ति साधारणतः इनकी अवहेलना नहीं कर पाता है। ये आपके इमाइल दुर्खिम की विचार है, इनकी अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19, ये आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, टालकट पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं। किसके अनुसार कह रहा है, ये टालकट पार्सन्स महोदय हैं, कह रहा है इनके अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 4 है, ऑप्शन बी 3 बता रहा, ऑप्शन सी 2 बता रहा, ऑप्शन डी 8 बता रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का, आप बताइए। तो इसका आंसर आपका 4 है। मैं आपका इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 4 है ये। और ये जो आपके पार्सन्स महोदय हैं, इनके अनुसार 4 प्रकारात्मक पूर्व इच्छाएँ हैं और उन्होंने बताया कि कोई प्रणाली तब तक जीवित रह सकती है जब तक वह 4 प्रकारात्मक अवस्थाओं की पूर्ति करती रहती है। तो ये जो 4 प्रकारात्मक अवस्थाएं इन्होंने बता रखा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने नंबर 1 बताया है आपका अनुकूलन। अनुकूलन के तहत क्या आता है, भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अनुकूलन कहलाता है। और इन्होंने जो नंबर 2 बता रखा है आपका लक्ष्य उपलब्धि, इसके अंदर इन्होंने कहा तुष्टि प्राप्त है संसाधनों का चुनाव तथा उन्हें संगठित करना होता है। इन्होंने ये बता रखा है, कौन, आपके पार्सन्स ने। और तीसरा इन्होंने क्या बताया है, आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, एकीकरण। एकीकरण में इन्होंने कहा कि आंतरिक समन्वय स्थापित करना तथा भिन्नताओं में उचित तालमेल बिठाना ही एकीकरण है। और चौथा इन्होंने जो बता रखा आपका प्रतिमान अनुरक्षण, इसमें इन्होंने कहा कि सापेक्षिक स्थायित्व जो है प्राप्त करने के लिए तथा कार्यों के संपादन है पर्याप्त प्रेरणा और जागृत करने की आवश्यकता होती है, यानी आपको जागृत होना पड़ता है प्रतिमान के तहत। तो ये इस प्रकार टालकट पार्सन के अनुसार 4 प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। कह रहा समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान दीजिए, नहीं का इसमें भी है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है ए अहमवादी, बी परोपकारिता, सी आदर्श शून्यता, डी अलगाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, अलगाव हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी अलगाव, क्योंकि जो है अभी इसके पहले बताया ही हूँ इसी में इनका इमाइल दुर्खिम का। तो ये आपका जो अलगाववादी अवधारणा का प्रयोग आपके कौन करते हैं, मार्क्स द्वारा दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, ना कि आपके इमाइल दुर्खिम महोदय का है। अलगाववादी कार्ल मार्क्स का विचार है। दुर्खिम ने आपका अभी मैंने बताया है कि अहमवादी जो है परोपकारिता है और आदर्श शून्यता है, श्रम विभाजन है इमाइल दुर्खिम का जो है। यांत्रिक सार्वजनिक एकता है, सामाजिक तत्व है, सामाजिक प्राकार है, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणाओं का प्रयोग आपके इमाइल दुर्खिम महोदय ने किया है। जिसमें से ये देखिए इनके उदाहरणों में आपके ये 3 मिलते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी अलगाव, ये आपका कार्ल मार्क्स महोदय का है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये मैक्स वेबर ये कह रहा है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। कह रहा मैक्स वेबर महोदय आपके सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। ये सामाजिक क्रिया की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए दे रहा है 4, 6, 8, 10। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है, इन्होंने 4 प्रकार के बताया है। कौन, मैक्स वेबर ने 4 प्रकार ये आपके सामाजिक क्रिया का इन्होंने उल्लेख किया है। ये 4 प्रकार कौन कौन से है
मैक्स वेबर का आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने पहला बताया है पारंपरिक, दूसरा बताया है भावात्मक, आप नोट कर लीजिएगा, और तीसरा बताया मूल्यांकनात्मक जो है आपका तीसरा बताया, और चौथा क्या बताया है तार्किक क्रिया। ये चारों नोट कर लिया क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये प्रश्न जो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, ये आपका उत्तराखंड जो है उत्तराखंड पीजीटी यानी लेक्चरर में 2020 में, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तराखंड के 2018 में, और आपकी उत्तर प्रदेश पीजीटी में 2016 में पूछा जा चुका है। ये आपका प्रश्न उत्तर नंबर 21। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 22 क्या कह रहा है। ये 22 कह रहा है आपका समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का किस विद्वान द्वारा प्रयोग किया गया है। अभी ये पीछे प्रश्न पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र के क्षेत्र नियमहीनता की अवधारणा का किस विद्वान द्वारा प्रयोग किया जा चुका है। ये रिपीटेड प्रश्न एक तरह से घुमा के आ गया है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या है। तो इसका आपका दुर्खिम महोदय होंगे, और इसमें तो दिया नहीं है ना, एक नाम और आपके मर्टन भी आते हैं इसमें, लेकिन इसमें नियमहीनता की अवधारणा आपका दुर्खिम ही दिया, तो इसलिए आपके इमानुएल दुर्खिम तो है ये हैं, है ना। आप ध्यान दीजिएगा इमानुएल दुर्खिम महोदय, जबकि इसके अंतर्गत आपके मर्टन भी आते हैं। अब उनका भी नाम नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि दुर्खिम और आपके मर्टन समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता, इसको नोट कर ली, इनोमी कहते हैं इसको, इंग्लिश में नियमहीनता को इनोमी कहते हैं, कि अवधारणा का प्रयोग किया है। क्योंकि मर्टन ने इनोमी शब्द का प्रचलन अपने जो है विचलन संबंधी सिद्धांत के साथ जोड़ रखा है। कौन? आपके रॉबर्ट किंग मर्टन ने। उनके अनुसार जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध साधनों का निरंतर नहीं रहती तो उसे दोनों में अंतर बढ़ जाती है, तो इसे इनोमी की स्थिति कहते हैं, ये आपके मर्टन। और दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम महोदय जो है आपके इमानुएल दुर्खिम महोदय कहते हैं कि इनोमी का कारण जो है समाज को मानते हैं दुर्खिम, और कहते हैं सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक ज़रूरतें होती हैं, और जिसकी पूर्ति हेतु व्यक्ति को समाज के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है, और वह आशावादी रहता है जो है कि समाज से उसे सहयोग मिलता रहेगा या समाज से सहयोग मिलेगा। ये आपकी किसकी अवधारणा है? इमानुएल दुर्खिम की बता रहा हूँ। और आशा करते हैं, जो पूरी आशा नहीं है, कि व्यक्ति में निराशा, असंतोष, बदलने की भावना आज जन्म से जो है रहती है। ये कहते हैं सामाजिक मूल्यों मान्यताओं एवं आदर्शों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये आपके इमानुएल दुर्खिम महोदय, ये इनकी अवधारणा थी। इस प्रकार आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच कितने प्रश्न? 22 प्रश्न ही थे। 22 प्रश्नों की ही श्रृंखला है, जो कि एग्ज़ाम ऑफ पैटर्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को समझने के लिए, अगर एक बार क्लास ना समझ में आए तो दोबारा देख लिया करिए, और क्लास आपसे उम्मीद करते हैं क्लास बराबर जो है रिवीजन किया करिए, बराबर देखा करिए, ताकि जो है आपकी तैयारी बनी रहे। ऐसा ना हो एक बार देख लें क्लास, उसके बाद फिर ना देखें। क्लास को बार बार देखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, और जो है एग्ज़ाम में इसका काफ़ी आप सभी का सहयोग मिलता है। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास के अंत में आप जो है अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको अगला क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, प्रश्न उत्तर चाहिए कि किसी थिंकर पे चाहिए या किसी जो है टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। तो मैं आप सभी के बीच उस टॉपिक पर अगली क्लास लेकर आता हूँ, या प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला ही चलनी चाहिए तो फिर बताइए। तो यही प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला ही मैं लेकर आता रहूँगा आप सभी के लिए, और वही लेके आता हूँ फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम आप भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपके सिलेबस के इधर उधर की चीज़ें रहती हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं क्लास को लेकर आता हूँ।
और आप सभी का प्यार और सहयोग आप सभी इसी तरह बनाए रखिए। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी